नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय व्यंजनों की विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए लाभप्रद। नई दिल्ली में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे। कामगारों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और इटली ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की निवेशक अनुकूल नीतियों से देश में खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिली है। नई दिल्ली में आज भारत मंडपम में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत व्यंजनों विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए लाभप्रद स्थिति है। खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। पैकेट बंद खाद्य वस्तुओं की मांग काफी बढ़ी है और इससे किसानों, स्टार्टअप और उद्यमों को नए अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में महिलाओं में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की सहायता के लिए हर स्तर पर महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की खाद्य संस्कृति हजारों वर्षों में विकसित हुई है और हमारे पूर्वजों ने भोजन की आदतों को आयुर्वेद से जोड़ा। भारत के खाद्य ज्ञान से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है और भारत ने मोटे अनाज को श्री अन्न का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज भारत के सुपरफूड बकेट का एक प्रमुख घटक है और जल्द ही इसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व में होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत जीवन शैली के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में भोजन की बर्बादी को कम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खाद्य उत्पादों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि खाने की बर्बादी कम से कम हो। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के सदस्यों के लिए प्रारंभिक पूंजी सहायता वितरित की। इससे स्व सहायता समूहों को पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण में सुधार करने और बाजार में बेहतर कीमत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज गुवाहाटी पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सुबह हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री आज बाद में भूटान नरेश से भेंट करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भूटान नरेश के सम्मान में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्री वांगचुक कल विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाएंगे। असम सरकार ने कल काजीरंगा में एक अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर प्रदर्शित की जाएगी। भारत और इटली में कामगारों, विद्यार्थियों और पेशेवरों के निर्बाध आवागमन तथा अवैध प्रवास की चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इटली के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने इस मोबिलिटी और प्रवासन साझेदारी समझौते तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान की सहमति पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री ने कल रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि कृषि प्रौद्योगिकी, नवाचार, अंतरिक्ष, रक्षा और डिजिटल क्षेत्र में संभावनाओं को उपयोग किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत के प्रयासों और G20 अध्यक्षता के लिए इटली के समर्थन की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ भी मुलाकात की।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सबको तकनीक सुलभ कराने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित देशों से वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। कल नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के ऊर्जा परिवर्तन संवाद में श्री गोयल ने कहा कि भारत स्वच्छ स्रोतों से देश की ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत में स्वच्छ ऊर्जा उपकरण के निर्माण को समर्थन दे रही है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड विजन से कोयले और पारंपरिक स्रोतों से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ना संभव होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में हरित ऊर्जा परिवर्तन के मामले में प्रत्येक देश की जिम्मेदारी को अभी तक नहीं समझा है। उन्होंने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे जैसे संयुक्त प्रयासों से ऊर्जा परिवर्तन में मदद मिलेगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र इस महीने की 10 तारीख तक सभी कार्य दिवसों पर भरे जा सकते हैं। पर्चों की जांच 13 नवंबर को की जाएगी और 15 नवंबर पर नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्र सुविधा ऐप पर भी भरे जा सकते हैं, लेकिन नामांकन की एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करानी होगी। इस बीच प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने लगभग सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग ने देश भर की कक्षाओं में चुनावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में ऐसे संस्थानिक रूपरेखा विकसित करने का प्रस्ताव है जिसके जरिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में चुनावों के संबंध में शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके तहत पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियां तैयार की जाएगी। इससे नए मतदाता तैयार करने और लोकतंत्र में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इस समझौते की मुख्य विशेषता कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में चुनाव संबंधी शिक्षा प्रदान करना है। इस संबंध में NCERT पुस्तकें तैयार करेगी और उनके बारे में राज्य शिक्षा बोर्ड को सलाह देगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। इसे संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय समुदाय के महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में CBSE का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की लंबे समय से जारी मांग मान ली गई है। इससे खादी उच्च सहयोग परिषद क्षेत्र में CBSE से संबद्ध स्कूलों में देश की केंद्रीय भूमिका का पता चलता है। CBSE का नया कार्यालय दुबई में खोला जाएगा। इस निर्णय से इन विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों को सुविधा होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दुबई में CBSE से संबद्ध स्कूलों में विभिन्न देशों के बच्चे पढ़ते हैं और भारतीय शिक्षा जगत और संस्कृति में उनका योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 2020 में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद नई चुनौतियां और अवसर पैदा हुए हैं। यह बैठक दुबई में भारतीय दूतावास में हुई, जिसमें भारतीय राजदूत संजय सुधीर भी शामिल हुए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगातार गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने से दिल्ली में धुंध की मोटी परत छा गई। आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 475 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 और 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि और प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण हवा की गुणवत्ता में अचानक गिरावट आई। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP स्टेज 3 को दिल्ली में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संचालन के लिए उप समिति की कल बैठक हुई। इसने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है। समिति ने धूल धमन के साथ साथ दैनिक पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने और सड़कों की वैक्यूम आधारित सफाई की आवृत्ति को तेज करने के लिए कहा है। समिति ने NCR में स्टोन क्रशरों के संचालन और सभी खनन को संबंधित गतिविधियों को भी बंद करने को कहा है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।